वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है ये। इकोनॉमिक, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे इसमें और टफ क्वेश्चन है एकदम स्टेटमेंट वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है और जितने भी टेस्ट अभी तक हो गए हैं उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा, जैसे कि ये जो टेस्ट है यहाँ तक पहुँच सकते हैं 142 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, तरलता जाल यानी लिक्विडिटी ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दरें शून्य के करीब होती हैं और लोग बॉन्ड या निवेश के बजाय नकदी अपने पास रखना पसंद करते हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा है कि इस स्थिति में केंद्रीय बैंक कौन सा है हमारा? आरबीआई ही है, ठीक है। केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में निवेश और कुल मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। कौन सा सही है? देखिए, जो लिक्विडिटी ट्रैप होता है, जो तरलता जाल होता है, उसमें आरबीआई जो है मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई अगर बढ़ाती भी है तो अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, ठीक है। ये जो बोल रहा है ना दूसरा स्टेटमेंट की अर्थव्यवस्था में निवेश और कुल मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, कुछ नहीं होता, ये ऐसा जाल है। तो केवल पहला ही वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। ए है इसका आंसर। देखिए, तरलता जाल में ब्याज दरें इतनी कम हो जाती हैं कि लोग उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ब्याज दरें बढ़ेंगी, अर्थात बॉन्ड की कीमतें गिरेंगी, इसलिए वे नकदी जमा करते हैं। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। तरलता जाल यानी लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई बढ़ाए जाने पर भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरें पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इस अवस्था में लोग नगद पैसा अपने पास जमा करना पसंद करते हैं, जिससे मौद्रिक नीति निष्प्रभावी हो जाती है। तो इनकरेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आरबीआई अगर मनी सप्लाई बढ़ाती है तो भी। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। एक छोटा सा अमाउंट है, फुल टेस्ट सीरीज जो है पीडीएफ फॉर्मेट पे मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। अभी टेलीग्राम पर गवर्नमेंट ने अस्थायी रोक लगा रखी है 22 तारीख तक, ठीक है। 23 की मॉर्निंग से ख़त्म हो जाएगी वो, क्योंकि नीट पेपर के चलते। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्राउडिंग आउट क्राउडिंग इन। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, क्राउडिंग आउट प्रभाव तब होता है जब उच्च सरकारी उधारी के कारण निजी क्षेत्र के लिए ब्याज दरें कम हो जाती हैं, जिससे वे अधिक ऋण लेते हैं और राजकोषीय घाटे का एक बड़ा हिस्सा यदि पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उपयोग किया जाए तो भविष्य में क्राउडिंग इन प्रभाव को बढ़ावा दे सकता है। ऊपर क्राउडिंग आउट की बात हो रही है, नीचे क्राउडिंग इन की। यानी अगर सरकार जो है सड़कें बनाए, रोड बनाए, तो क्राउडिंग आउट को बढ़ावा दे सकता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला गलत है, क्योंकि क्राउडिंग आउट एक ऐसी स्थिति है जिसमें सारा का सारा जो ऋण है वो तो सरकार ही ले लेती है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ बचता ही नहीं है। बचता है तो उसमें इतनी ज़्यादा ब्याज दरें देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है उधर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, बी है इसका आंसर। देखिए, जब सरकार जो है बाजार से बहुत अधिक कर्ज ले लेती है तो ऋण योग्य निधियां यानी लोनेबल फंड्स जो है उनकी कमी हो जाती है, जिससे ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, ना कि कम होंगी, इसलिए गलत है पहला। और निजी निवेश जो है प्रोत्साहित नहीं बल्कि हतोत्साहित होगा, इसे क्राउडिंग आउट कहते हैं। तो पहला वाला गलत हो गया। यदि सरकार इस पैसे का उपयोग बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क बनवाने, पुल बनवाने आदि में करती है तो इससे अर्थव्यवस्था की क्षमता बढ़ती है और निजी निवेश आकर्षित होता है, जिसे क्राउडिंग इन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड के प्रतिफल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, ठीक है। यील्ड कर्व, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें करेक्ट होगा?
देखिए, सामान्य परिस्थितियों में सरकारी बॉन्ड का जो प्रतिफल वक्र है वो ऊपर की ओर ढलान वाला होता है, जो दर्शाता है कि लंबी अवधि के बॉन्ड पर प्रतिफल अधिक है। उल्टा प्रतिफल वक्र जो है आमतौर पर आसन्न आर्थिक मंदी का एक मजबूत पूर्व संकेतक माना जाता है। क्या? बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, सामान्य समय में निवेशक जो है अपना पैसा लंबे समय तक लॉक करने के लिए अधिक रिटर्न यानी प्रीमियम की मांग करते हैं, इसलिए ढलान ऊपर की ओर होता है, तो पहला वाला करेक्ट है। जब निवेशक भविष्य में अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने की उम्मीद करते हैं तो वे सुरक्षित दीर्घकालिक बॉन्ड खरीदते हैं, जिससे उनकी कीमत बढ़ती है और प्रतिफल यानी यील्ड अल्पकालिक बॉन्ड से कम हो जाता है। इसे उल्टा प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के संदर्भ में ट्विन बैलेंस शीट समस्या के संबंध में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। इस समस्या का तात्पर्य एक ही समय में बैंकों के बढ़ते गैर निष्पादित परिसंपत्ति और कॉरपोरेट क्षेत्र के अत्यधिक कर्ज के बोझ से है। यह समस्या अर्थव्यवस्था में त्वरित ऋण वृद्धि यानी क्रेडिट ग्रोथ और नई कॉरपोरेट निवेश परियोजनाओं को प्रोत्साहित करती है, लिख रहा है। दूसरा वाला गलत है, हतोत्साहित करती है, पहला वाला सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, ट्विन बैलेंस शीट समस्या का अर्थ है, पहला तो बैंकों की बैलेंस शीट खराब है, यानी बैंक के एनपीए हैं जो बढ़ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक है, और बैंक के एनपीए कब बढ़ते हैं? जो तब बढ़ते हैं जब बैंक किसी को लोन देती है तो वो लोन की किस्त सही समय पर नहीं दे पाता। और दूसरा है कॉरपोरेट की बैलेंस शीट खराब है, यानी भारी कर्ज के कारण जिसने लोन लिया वो क्यों नहीं दे पा रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ दिक्कत है उसके व्यवसाय में। ठीक है, तो पहला वाला जो है सही हो गया। इस स्थिति में बैंक नया कर्ज देने से डरते हैं, क्योंकि कंपनियां नया निवेश से कतराती हैं, इसलिए यह ऋण वृद्धि और निवेश को बाधित यानी हतोत्साहित करती है। ठीक है, तो दूसरा वाला जो है वो गलत हो गया, वहाँ प्रोत्साहित लिखा था ना, क्योंकि बैंक एनपीए की तरफ जा रहा है, जो उसके पुराने दिए गए लोन हैं वही उनका ही पैसा नहीं निकल पा रहा, तो नया लोन देने से तो बैंक कतराएगा ना, तो निवेश हतोत्साहित होगा ना कि प्रोत्साहित। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुपए की परिवर्तनीयता यानी करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में वर्तमान में पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। पूर्ण परिवर्तनीयता। और दूसरा है चालू खाते यानी करंट अकाउंट पर पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात तथा प्रेषण यानी रेमिटेंस के लिए रुपए को विदेशी मुद्रा में स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है। देखिए, पहला वाला तो गलत हो गया और दूसरा वाला करेक्ट है, और दूसरा ही आंसर है इसका। भारत में पूंजी खाते पर केवल केवल आंशिक आंशिक परिवर्तनीयता है, पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं, यानी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। देखिए, विदेशी निवेश ऋण और संपत्ति खरीद पर अभी भी कुछ प्रतिबंध और सीमाएं लागू हैं, तो पहला वाला हो गया गलत। भारत ने 1994 में चालू खाते यानी करंट अकाउंट पर पूर्ण परिवर्तनीयता को अपनाया था, जिसका अर्थ है कि व्यापार और सामान्य लेन देन के लिए मुद्रा को बिना किसी प्रतिबंध के बदला जा सकता है, तो दूसरा वाला करेक्ट है। क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार दो मुद्राओं के बीच विनिमय दर लंबी अवधि में उन देशों के मूल्य स्तरों यानी महंगाई के अनुपात को प्रतिबिंबित करती है। दूसरा है विश्व बैंक के अनुसार पीपीपी के आधार पर मापी गई भारत की जो जीडीपी है वो नाम मात्र विनिमय दर यानी भारत का जो जीडीपी है वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट के आधार पर मापी गई जीडीपी से कम है। क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इसमें जो है वो गलत है, कम नहीं अधिक है। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, चूँकि पहला वाला भी सही है तो डी कट जाएगा, पहला वाला ही सही है तो डी कट जाएगा। ये है इसका आंसर। पीपीपी सिद्धांत यह बताता है कि विनिमय दरें इस तरह समायोजित होनी चाहिए कि समान वस्तुओं की एक टोकरी दोनों देशों में समान मूल्य की हो। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। विकासशील देशों में सेवाएं और गैर व्यापार योग्य वस्तुएं सस्ती होती हैं, इसलिए पीपीपी के आधार पर भारत की जीडीपी डॉलर में मापी गई नाममात्र जीडीपी से बहुत अधिक होती है। वर्तमान में भारत परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दूसरा वाला कथन गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विकासशील पूंजी उत्पादन अनुपात, वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ICOR। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, देखिए अर्थव्यवस्था में उच्च इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो पूंजी के अत्यधिक कुशल और उत्पादक उपयोग को दर्शाता है। अच्छा जी, अर्थव्यवस्था में अगर उच्च इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है तो वो पूंजी के अत्यधिक कुशल और उत्पादक उपयोग को दर्शाता है। यदि किसी देश का ICOR बढ़ता है यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ता है तो उसे अपनी आर्थिक विकास दर को बनाए रखने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। अधिक निवेश दर यानी इन्वेस्टमेंट रेट अधिक होना चाहिए। पहला वाला बोल रहा है अर्थव्यवस्था में उच्च इंक्रीमेंटल कैपिटल रेशियो, उच्च इंक्रीमेंटल आउटपुट कैपिटल रेशियो पूंजी के अत्यधिक कुशल और उत्पादक उपयोग को दर्शाता है। पहला वाला गलत है, केवल दूसरा वाला ही सही है, बी है इसका आंसर। देखिए ICOR यह मापता है कि आउटपुट की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। कम ICOR बेहतर है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि कम पूंजी से अधिक उत्पादन हो रहा है। उच्च ICOR पूंजी की अक्षमता इनएफिशिएंसी को दर्शाता है, पहला गलत है। यदि ICOR बढ़ता है तो समान विकास दर यानी GDP ग्रोथ रेट प्राप्त करने के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ICOR कम है, इसका मतलब है कि कम पैसे में जो है अच्छा काम चल रहा है। ICOR का रेशियो बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि काम चल ही नहीं पा रहा है, इसलिए और पैसा लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हेडलाइन मुद्रास्फीति यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन है और दूसरी है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में अर्थव्यवस्था की समग्र मुद्रास्फीति को मापा जाता है, लेकिन इसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कोर मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक अस्थिर यानी लेस वोलेटाइल होती है और यह अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित दीर्घकालिक मूल्य प्रवृत्तियों को बेहतर ढंग से दर्शाती है। देखिए जो हेडलाइन मुद्रास्फीति होती है उसमें जो है खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को शामिल किया जाता है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और ये जो कोर इन्फ्लेशन है ना वो हेडलाइन इन्फ्लेशन की तुलना में लेस वोलेटाइल होती है, ये वाली हाईली वोलेटाइल होती है हेडलाइन मुद्रास्फीति। तो कोर दूसरा वाला स्टेटमेंट सही हो गया, पहला वाला गलत हो गया, तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए हेडलाइन मुद्रास्फीति कुल मुद्रास्फीति है जिसमें खाद्य और ऊर्जा मतलब ईंधन सहित सभी वस्तुएं शामिल होती हैं, तो पहला वाला गलत हो गया। क्योंकि खाद्य और ईंधन की जो कीमतें होती हैं वो बहुत तेज़ी से बदलती हैं यानी अस्थिर होती हैं। उन्हें हेडलाइन मुद्रास्फीति से हटा देने पर हमें कोर मुद्रास्फीति मिलेगी जो अधिक अस्थिर होगी, जो अधिक स्थिर होगी यानी लेस वोलेटाइल होगी। ये हाईली वोलेटाइल है, ये लेस वोलेटाइल है। विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट्स
एसडीआर के संदर्भ में। एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ द्वारा जारी की गई एक भौतिक मुद्रा यानी फिजिकल करेंसी है जिसका उपयोग आम जनता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कर सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, एसडीआर का मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं की बास्केट पर आधारित होता है। कौन कौन सी? अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेमिनबी, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड। देखिए पहला वाला तो गलत है क्योंकि कोई फिजिकल करेंसी थोड़ी है एसडीआर, गलत है पहला स्टेटमेंट। हाँ दूसरा वाला सही है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहली बात एसडीआर ना तो कोई भौतिक मुद्रा है और ना ही आईएमएफ पर कोई दावा है। यह केवल एक कृत्रिम लेखांकन इकाई है यानी अकाउंटिंग यूनिट है जिसका उपयोग सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आम जनता इसका उपयोग नहीं कर सकती, तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। इसके मूल्य निर्धारण की बास्केट में 5 मुद्राएं शामिल होती हैं। कितनी? 5 मुद्राएं। कौन कौन सी? अमेरिकी डॉलर यानी यूएस डॉलर, यूरो, चीनी रेमिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो दूसरा वाला सही है। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र यानी फिलिप्स कर्व और स्टैगफ्लेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, पारंपरिक फिलिप वक्र मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच एक प्रत्यक्ष सकारात्मक संबंध यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप दर्शाता है। और दूसरा है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति में उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी एक साथ मौजूद होती है जो पारंपरिक फिलिप वक्र सिद्धांत का खंडन करती है। ये दूसरी वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट और पहला वाला भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। देखिए, जो फिलिप्स वक्र है, इंग्लिश में फिलिप्स कर्व कर्व बोलते हैं वक्र को, इसमें जो है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच एक प्रत्यक्ष नहीं बल्कि नकारात्मक संबंध होता है इसमें। ठीक है, नकारात्मक संबंध इसलिए होता है क्योंकि जो सामान्य स्थिति है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें अगर इन्फ्लेशन है किसी देश में तो बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या, फिलिप वक्र क्या बोलता है कि अगर बेरोजगारी अधिक है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, उल्टा बताता है ये। बाकी स्टैगफ्लेशन की स्थिति ऐसी है जिसमें होती है हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तो फिलिप्स वक्र का के सिद्धांत का खंडन ही कर देगा। तो दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला गलत है। देखिए, डब्ल्यू फिलिप्स के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने फिलिप्स वक्र दिया था। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक विपरीत यानी नकारात्मक संबंध ये दर्शाता है, इनवर्स रिलेशन दर्शाता है ये। अर्थात जब महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी घटती है, ये बोलता है। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो गया। 1970 के दशक में स्टैगफ्लेशन के दौरान अर्थव्यवस्था में विकास रुक गया यानी बेरोजगारी बढ़ी और महंगाई भी बढ़ गई। इस फिलिप्स वक्र को गलत साबित कर दिया। इसने फिलिप्स वक्र को या जिसने फिलिप्स वक्र को गलत साबित कर दिया। अगला है और क्या है, आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण नियोजन रणनीतियां हैं जिनका उपयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कृत्रिम रूप से मुनाफे को कम करने वाले यानी लो टैक्स अधिकार क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। और दूसरा है, ओईसीडी और G20 देशों द्वारा बीईपीएस यानी बेस इरोजन एंड शिफ्टिंग ढांचे के तहत वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट यानी ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स का प्रस्ताव लागू किया जा रहा है। ओईसीडी और G20 देशों के द्वारा। ठीक है, वो ये तेल निर्यातक देशों का समूह है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं यहाँ पर। तो इसका जो आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां टैक्स बचाने के लिए उन देशों यानी टैक्स हेवन में अपनी सब्सिडियरी बनाती हैं जहां टैक्स नाममात्र का होता है और सारा मुनाफा कागजों पर वही दिखाती हैं। तो पहला वाला सही हो गया। इसे रोकने के लिए ओईसीडी और G20 ने पिलर 2 के तहत
15% वैश्विक न्यूनतम कर यानी ग्लोबल मिनिमम टैक्स प्रस्तावित किया है ताकि कंपनियां दुनिया में कहीं भी व्यापार करें उन्हें कम से कम 15% टैक्स देना पड़े। तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। थोड़े हार्ड प्रश्न हैं ये, जिसको समझ में नहीं आ रहा तो 2 से 3 बार जो है इस टेस्ट वीडियो को देख लेना, इसको प्लेलिस्ट में सेव कर दिया जाएगा। जो यूपीपीएससी 2026 की प्लेलिस्ट चल रही है उसी में, तो 2 बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। अगला प्रश्न है, लाफर वक्र यानी लाफर कर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये भी। लाफर वक्र कर की दरों यानी टैक्स रेट और सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले कुल कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू के बीच संबंध को दर्शाता है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा है, इस वक्र के अनुसार सरकार यदि कर की दरों में लगातार 100% तक वृद्धि करती है तो सरकारी राजस्व में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। इतने सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें एक स्टेटमेंट में दिक्कत है, वो है दूसरा वाला स्टेटमेंट। बिल्कुल ये गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। देखिए, यदि सरकार कर की दरों में लगातार वृद्धि कर दे तो कुछ समय के लिए तो चल जाएगा, लेकिन अगर लगातार कर दे, ऊपर से 100% तक वृद्धि कर दे, तो कोई टैक्स नहीं देगा, कर चुराने लगेंगे लोग। तो केवल पहला ही वाला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, लाफर वक्र अर्थशास्त्री आर्थर लाफर द्वारा दिया गया था, जो कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध बताता है। पहला वाला सही है। यह वक्र दर्शाता है कि शुरुआत में कर दर बढ़ने से राजस्व बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित बिंदु यानी इष्टतम कर दर के बाद यदि कर बहुत अधिक बढ़ा दिया जाए, जैसे 100% कर दिया जाए, तो लोग काम करना बंद कर देंगे और टैक्स चोरी करेंगे, जिससे सरकार का कर राजस्व शून्य हो जाएगा। और भारत में भी ऐसा हुआ है। ठीक है, भारत में चोरी तो नहीं चल रही है टैक्स की। ठीक है, टैक्स तो पहले चोरी होता था, अब धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन अब क्या है, पलायन हो रहा है। ठीक है, भारत छोड़ दे रहे हैं बड़े बड़े व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बेसल 3 मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। बेसल 3 मानदंड मुख्य रूप से बैंकों की पूंजी पर्याप्तता यानी तनाव परीक्षण और बाजार तरलता को कम करने पर केंद्रित है। और दूसरा स्टेटमेंट है, बेसल 3 के तहत कैपिटल कन्वर्जेंस बफर का कोई प्रावधान नहीं है, इसे बेसल 2 में ही समाप्त कर दिया गया था। क्या गलत है दूसरा वाला। बेसल 3 के तहत कैपिटल कन्वर्जेंस बफर का कोई प्रावधान ही नहीं है, कुछ तो प्रावधान होगा। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। देखिए, 2008 के वित्त संकट के बाद लाए गए बेसल 3 नॉर्म्स का मुख्य उद्देश्य बैंकों को आर्थिक झटकों के प्रति अधिक लचीला बनाना है। यह उच्च पूंजी और बेहतर तरलता कवरेज अनुपात की मांग करता है। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि बेसल 2 के तहत कैपिटल कन्वर्जेंस बफर यानी जोखिम भारित संपत्ति का 2.5% अनिवार्य है, ताकि अधिक तनाव की अवधि के दौरान बैंकों के पास एक अतिरिक्त कुशन हो। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाइए। गिनी गुणांक पर आ जाइए, गिनी कोएफिशिएंट पर आ जाइए और लॉरेंज वक्र पर आ जाइए। इन दोनों के संबंध में स्टेटमेंट है। गिनी गुणांक का उपयोग किसी देश की जनसंख्या में आय और धन के वितरण को मापने के लिए किया जाता है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा है, एक गिनी गुणांक पूर्ण आय समानता को दर्शाता है, जबकि 0 पूर्ण असमानता को दर्शाता है। तो ये तो गिनी गुणांक के ऊपर ही हो गए दो स्टेटमेंट। लॉरेंज वक्र कहाँ गया इसमें? चलिए, अपने को तो स्टेटमेंट उड़ाने हैं। नंबर 14 पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। एक गिनी गुणांक पूर्ण आय समानता को दर्शाता है, जबकि 0 पूर्ण उल्टा पलटी की गई है दूसरे वाले स्टेटमेंट में। एक गिनी गुणांक पूर्ण असमानता को दर्शाता है, जबकि 0 जो है वो पूर्ण समानता को दर्शाता है। यहाँ उल्टा होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पहला वाला ही सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है,
अच्छा, गिनी गुणांक जो है वो लॉरेंज वक्र से निकाला जाता है, तो तभी दोनों थे। चलिए, यह आर्थिक असमानता का सबसे प्रसिद्ध पैमाना है गिनी गुणांक, पहला वाला सही है। इसके मूल्य 0 से 1 के बीच होते हैं। जो 0 है उसका अर्थ है पूर्ण समानता, यानी हर किसी के पास समान आय है, और 1 का अर्थ है पूर्ण असमानता, अर्थात सारा धन केवल एक व्यक्ति के पास है। ऐसा भारत में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें मूल्यों को उल्टा बताया गया है। 15वां प्रश्न क्या कहता है? सॉवरेन वेल्थ फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, ठीक है। टेस्ट बड़ा हो जाएगा, 30 मिनट्स तक का हो जाएगा, ये 26वां मिनट चल रहा है। चलिए कोई नहीं। देखिए, सॉवरेन वेल्थ फंड एक राज्य स्वामित्व वाला निवेश कोष होता है जो मुख्य रूप से देश के विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापार अधिशेष और प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात से उत्पन्न राजस्व से बनता है। और दूसरा है भारत का राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, एक प्रकार का भारतीय सॉवरेन वेल्थ फंड माना जाता है जिसे बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए बनाया गया है। यह है क्वेश्चन नंबर 15, और 15 के जो हैं ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। सॉवरेन वेल्थ फंड सरकार के अतिरिक्त धन का निवेश वैश्विक या घरेलू बाजारों में कम करने का साधन है, जिसका क्लासिक उदाहरण नॉर्वे और सऊदी अरब के तेल अधिशेष कोष हैं। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। NIIF भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड है, जिसमें 49% हिस्सेदारी भारत की ही है, और इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यावसायिक रूप से व्यवहार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में दीर्घकालिक पूंजी निवेश करना है। तो दूसरा वाला सही है और पहला भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। मौद्रिक नीति के उपकरण ओपन मार्केट ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जब अर्थव्यवस्था में तरलता यानी लिक्विडिटी कम करनी होती है तो केंद्रीय बैंक बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है। ऑपरेशन ट्विस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन का एक विशेष प्रकार है जिसमें RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक एक ही समय में अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बेचता है और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों को खरीदता है। देखिए, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, पहला वाला गलत है क्योंकि खरीदता नहीं है, बेचता है। सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगा, बी है इसका आंसर। जब केंद्रीय बैंक जो कि हमारा RBI भारतीय रिजर्व बैंक तरलता को चूसना यानी कम करना चाहता है तो वह प्रतिभूतियों को बेचेगा, ना कि खरीदेगा, ठीक है। यानी लोग बॉन्ड खरीदते हैं और अपना पैसा RBI को देते हैं। प्रतिभूतियां खरीदने से बाजार में पैसा यानी तरलता डाला जाता है। तो पहला वाला गलत हो गया। ऑपरेशन ट्विस्ट में RBI लंबी अवधि के बॉन्ड प्रतिफल यानी यील्ड को कम करने के लिए लंबी अवधि के बॉन्ड खरीदता है और एक साथ छोटी अवधि के बॉन्ड बेचता है। थोड़ी क्लिष्ट भाषा है ये, ठीक है, लेकिन समझ आ जाएगी जब 1-2 बार लगाओगे तो। 17वां प्रश्न है प्रभावी राजस्व घाटा यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसकी गणना राजस्व घाटे यानी रेवेन्यू डेफिसिट में से राज्यों को पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए दिए गए अनुदान यानी ग्रांट्स को घटाकर की जाती है। यह अवधारणा दर्शाती है कि राजस्व खर्चा यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कितना हिस्सा वास्तव में अनुत्पादक उपभोग यानी अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन के बजाय उत्पादक परिसंपत्तियों यानी प्रोडक्टिव एसेट्स के निर्माण में गया है। दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 के इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार जो है राज्यों को अनुदान देती है जिसे राजस्व खर्च माना जाता है, लेकिन कई बार राज्य इस अनुदान को उपयोग सड़कें या स्कूल जैसी पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए करते हैं। इसलिए शुद्ध उपयोग उपभोग व्यय की गणना करने के लिए राजस्व घाटे से इस उत्पादक हिस्से को घटा दिया जाता है, जिसे 2011-12 के बजट में प्रभावी राजस्व घाटा कहा गया है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गैर टैरिफ बाधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। नॉन टैरिफ बैरियर्स, दो स्टेटमेंट। पहला है सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी। सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय एक प्रकार की गैर टैरिफ बाधाएं हैं जो कृषि, पशु और खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लागू होती हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों के अनुसार सदस्य देशों को मानव, पशु और पौधे के जीवन की रक्षा के लिए किसी भी परिसंपत्ति में NTBS जैसे SPS लगाने की सख्त मनाही है। क्या? यानी नॉन टैरिफ बैरियर्स किसी भी परिस्थिति में, कोई तो परिस्थिति होगी, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, स्टेटमेंट से ही आंसर निकल जाएगा, अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि गलती है अगर पढ़ा भी नहीं होगा तो। देखिए, टैरिफ शुल्क यानी सीमा शुल्क के अलावा अन्य प्रतिबंधों को NTB कहा जाता है। SPS उपाय खाद्य सुरक्षा और पौधों या जानवरों के स्वास्थ्य के लिए लागू किए गए मानक है, तो पहला वाला सही है। WTA के नियम इन उपायों की अनुमति देते हैं कि वे वैज्ञानिक आधार पर उचित हैं और संरक्षणवाद के मनमाने ढंग से उपयोग नहीं किए जा रहे हैं, इनकी सख्त मनाही नहीं है। गलत है दूसरा। 19वां प्रश्न है बैंकों की उधार दर तय करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। धन की सीमांत लागत आधारित उधार दर प्रणाली बैंकों के लिए उधार दर तय करने की एक आंतरिक बेंचमार्क पद्धति है। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। और दूसरा है कि वर्तमान में भारत में सभी नए फ्लोटिंग रेट वाले व्यक्तिगत और MSME ऋणों को सीधे MCLR से जोड़ना अनिवार्य है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही वाला सही है। ए है इसका आंसर। 2 को हटा दीजिए, डी भी हट जाएगा क्योंकि पहला सही है। देखिए, MCLR 2016 में पेश की गई एक प्रणाली थी जहां बैंक अपने फंड की सीमांत लागत, रेपो रेट और अन्य कारकों के आधार पर आंतरिक रूप से उधार दर तय करते थे, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। हालांकि मौद्रिक नीति के बेहतर संचरण के लिए RBI ने अक्टूबर 2019 से सभी नए रिटेल और MSME लोन को MCLR के बजाय बाहरी बेंचमार्क लेंडिंग रेट जैसे कि रेपो रेट से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, तो दूसरा वाला गलत है। आंतरिक नहीं, बाहरी बेंचमार्क, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से। अब आ जाइए, अंतिम प्रश्न है मात्रात्मक सहजता यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग QE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला है मात्रात्मक सहजता एक अपारंपरिक मौद्रिक नीति है जिसमें केंद्रीय बैंक यानी RBI सीधे अर्थव्यवस्था में नए मुद्रा पंप करने और तरलता बढ़ाने के लिए बाजार से बड़े पैमाने पर सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदता है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बॉन्ड का प्रतिफल यानी यील्ड बढ़ाना है और उधार लेने की लागत को महंगा करना है ताकि मुद्रास्फीति को रोका जा सके। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, क्वांटिटेटिव ईजिंग QE का उपयोग जो है वो मंदी के दौरान किया जाता है जब पारंपरिक मौद्रिक नीति यानी ब्याज दरें शून्य के करीब हों, यानी काम नहीं करती। फिर से पढ़ देता हूँ, क्वांटिटेटिव ईजिंग का उपयोग मंदी के दौरान किया जाता है जब पारंपरिक मौद्रिक नीति काम नहीं करती, यानी ब्याज दरें शून्य के करीब होना। इसमें केंद्रीय बैंक यानी RBI भारी मात्रा में परिसंपत्तियां खरीदता है। जब बैंक भारी मांग पैदा करते हुए बॉन्ड खरीदते हैं तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ेंगी और उनका प्रतिफल यानी यील्ड कम हो जाता है। इसका उद्देश्य उधार को सस्ता करना, ठीक है, सस्ता करना और अर्थव्यवस्था में खर्च को बढ़ावा देना है, महंगा नहीं, तो दूसरा वाला गलत है। तो ये 20 प्रश्न थे इकोनॉमिक्स के, अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमी के। इन 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्म में मिलेगी, पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। प्रैक्टिस करते रहना। धन्यवाद।